अब सब आएगा। सब आने बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, इस बजट में बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैंने पिछले बार भी कहा और इस बार भी कह रहा हूं कि मैं जब बचपन में पहला बजट स्पीच मैंने सुना तो माननीय वित्त मंत्री जी श्री प्रणब मुखर्जी जी का सुना, और उनसे मेरे जैसे लोगों को बड़ी अपेक्षाएं रहती कि शायद देश के लिए कुछ नया होने वाला है, शायद देश के लिए कुछ नई घोषणा होने वाली है। और जब इस देश के प्रधानमंत्री खुद वित्त के विशेषज्ञ हों, सी रंगराजन जो इकोनॉमिक सलाहकार हैं उनके वो वित्त के विशेषज्ञ हों, जो मोन्टेक सिंह अहलुवालिया प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं वो वित्त के विशेषज्ञ हों, और खुद वित्त मंत्री जी जिनके की वो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब वित्त के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है उन्होंने पढ़ाई होगी, सिखाई होगी मनमोहन सिंह जी को, मोन्टेक सिंह जी को, सी रंगराजन साहब को, तो देश कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा हो। लेकिन जब इस बजट को मैंने देखा तो अभी जब सुबह मैं गाड़ी में आ रहा था तो एक गाना, मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं, तो एक गाना बज रहा था और मुझे लगा कि वित्त के बारे में, बजट के बारे में यही एक लाइन काफी होगा। और वो लाइन है मैडम, जो गाना सभी आप लोगों को पता होगा, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम। इस बजट के बारे में वो क्या बोलना चाहते थे मैं कुछ नहीं समझ पाया। यदि फिस्कल डेफिसिट को माइनस करने की बात करते हैं तो डॉक्टर जोशी कल बता रहे थे कि कहीं न कहीं वो फजिंग हुई है अकाउंट में, 3,82,000 करोड़ को 4,01,000 करोड़ आपने रिवाइज एस्टीमेट में डाला। उसके बाद 3G के ऑक्शन में आपको ज्यादा पैसा आ गया। लेकिन एक चीज जो किसी वक्ता ने नहीं कहा कि आपने पेट्रोल के प्राइस को कहा था कि हम जो इसमें टैक्स ले रहे हैं 5% कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं, वो $70 के तौर पर आपने उसको एग्रीगेट किया था, आपने जोड़ा था कि $70 जो है कच्चे तेल का दाम होगा और उसके हिसाब से हमको इतना रेवेन्यू मिलेगा। कभी भी पेट्रोल $70 पर नहीं आया, वो जब भी आया 80 पर आया, 90 पर आया, 100 पर आया। तो मेरा ये कहना है कि क्या आप उसको रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए नहीं डाल रहे हैं? क्या आपने कभी प्रयास किया कि उसको आम जनता तक आप कैसे जाएंगे? क्योंकि यदि आपने बजट एस्टीमेट $70 पर बनाया तो ये पेट्रोल का और डीजल का जो प्राइस आप बढ़ा रहे हैं उसको आपने आम जनता तक क्यों नहीं ट्रांसफर किया? दूसरा है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन, इस पर बड़ी चर्चा होती है और बराबर चर्चा होता रहा कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो है, और मेरे पास एक IMF का डाटा है और बड़ा खूबसूरत डाटा है कि 2000 से 2004 तक जो चाइना का डेवलपमेंट हुआ वो 9.2% हुआ, जीडीपी ग्रोथ उसका 9.2% हुआ और उसका इन्फ्लेशन रेट था 1.1%। इंडिया का 2000 से 2004 तक जीडीपी ग्रोथ था 5.6% और उसका इन्फ्लेशन था 3.9%। ब्राजील का जीडीपी ग्रोथ था 1980-84 में 1.5% और उसका इन्फ्लेशन था 123%। उसी ब्राजील का 1990 से 94 तक जीडीपी ग्रोथ था 1.4% और उसका इन्फ्लेशन था 1690%। रसिया का बड़ा खूबसूरत है, 1990 से 94 तक जीडीपी ग्रोथ था -4.3% और उसका इन्फ्लेशन था 236%। इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन का प्राइस से कोई लेना देना नहीं। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि यह महंगाई आम जनता को कितना परेशान करती है, इससे कितनी शादियां टूट रही हैं, युवा कितने दुखी होते हैं। एक जोक आया मेरे मोबाइल पर कि दो युवा जोड़े शादी करना चाहते थे, बड़ा खूबसूरत है, और शादी करते हुए जब वो मिलने के लिए गए एक रेस्टोरेंट पे तो लड़के ने कहा दिलरुबा, तो लड़की ने कहा कि पिज्जा खिला। तो लड़के ने कहा कि पैसे नहीं, लड़की ने कहा कैसे नहीं, लड़के ने कहा महंगाई है, सुनिए महंगाई है, मैं देख रहा था, सुन रहा था, महंगाई है
तो लड़की ने कहा आज से तू मेरा भाई है। आप इस महंगाई के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। आप रोटी की बात करिए, आप कहते हैं कि हमने शुगर ज्यादा बढ़ा दिया, ज्यादा पैदा हो गया, ओनियन ज्यादा पैदा हो गया, पल्स ज्यादा पैदा हो गया। पल्स जो है 2008 में 14.2 मेट्रिक टन पैदा हुआ था, उसका दाम था 30 रुपया। अरहर का यदि देखें आज 17.2 आपने पैदा किया है, उसका दाम है 75 रुपया 80 रुपया। इसका क्या कारण है? आपने शुगर की यदि आप बात करेंगे तो शुगर का प्रोडक्शन 2008 में कितना था, उसके मुकाबले आपने 20 मेट्रिक टन ज्यादा पैदा किया है और उसका दाम कितना है। तो इसके पीछे क्या कारण है? लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ शादी होती है तो कहते हैं घड़ी साइकिल रेडियो दीजिएगा। अध्यक्ष महोदया, आप आती हैं बिहार से, शादी होती थी घड़ी साइकिल रेडियो लोग मांगते थे। अब क्या मांगते हैं कि हमको रेमंड्स का कपड़ा दे दीजिए, कहते हैं बरबरी का कपड़ा दे दीजिए, क्योंकि शादी एक समय होता है जब खरीदते हैं। आपने क्या किया? ब्रांडेड कपड़े में जो है आपने टैक्स लगा दिया। यदि गरीब आदमी कपड़ा पहनना चाहता है, खरीदना चाहता है, आपने उसमें टैक्स लगा दिया। वो हवाई जहाज पर चलना चाहता है, वो हनीमून को बजट एयरलाइंस में आजकल जो जितनी बजट एयरलाइंस चलती है आपने उस पर टैक्स लगा दिया, 50 रुपये लगा दिए, 250 रुपये लगा दिए। आप किस तरह का सिचुएशन पैदा कर रहे हैं? आप कहते हैं कि एयर कंडीशन की गाड़ी खरीद लो, उसके लिए आप रिबेट दे रहे हैं। आप कहते हैं कि एयर कंडीशन खरीद लो, उसके लिए रिबेट दे रहे हैं। लेकिन जब हेल्थ के लिए जब आप एयर कंडीशन की आदत लगा देते हैं और हेल्थ के लिए जब आदमी जाता है तो आप कहते हैं कि आप जो एसी हेल्थ हॉस्पिटल है उसमें आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, आईसीयू पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जितने आईसीयू हैं उसमें सभी में एयर कंडीशन लगा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि आप मिसमैच कर रहे हैं इन सारे चीजों का? अब आपका 3 चीज है। इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है यूथ, माइनॉरिटी और वुमेन। यूथ के बारे में आप बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इस साल का यदि बजट देखेंगे तो आपने उस पर यूथ पर जो है जो बजट एलोकेशन है वो यूथ पर कमा दिया है। माइनॉरिटी पर जिस माइनॉरिटी की पूरी बात करते हैं उसके हज सब्सिडी को आपने देखा है मंत्री जी, 837 करोड़ रुपया था 2010-11 में, 2011-12 में वो 600 करोड़ हो गया। आपने हज सब्सिडी घटा दिया है। आपने केवल मौलाना आजाद फाउंडेशन जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग होता है, उसके अलावा आपने माइनॉरिटी पर कोई काम नहीं किया है, कोई बजट नहीं दिया है। वुमेन्स की यदि आप बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर को पैसा बढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम नहीं है। मैं योजना का नाम बता सकता हूं कि आपने क्या क्या किया है, कहां कहां वुमेन्स का पैसा कम हुआ है। आपने उसकी जो योजना है स्वधार, प्रियदर्शी, इन सबों में ट्रेनिंग, इन सबों में आपने एलोकेशन कमाया है। इसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की यदि बात करें कि आप सोशल सेक्टर की बहुत बात कर रहे हैं, तो सोशल सेक्टर की यदि सोशल सर्विस की बात करें तो 2010-11 में आपने 1,62,501 रुपया दिया था, 2011-12 में 1,65,975 रुपया दिया है। और यदि इसको जीडीपी के रेशियो में परसेंटेज देखेंगे तो ये परसेंटेज 1.8% है। यदि आप एजुकेशन की बात देखेंगे तो एजुकेशन में जो कोठारी कमीशन था, और कोठारी कमीशन ने जो कहा था कि 3.39% से ये बढ़ाकर 6% ऑफ जीडीपी करना चाहिए था, क्या आप वहां तक इस सिचुएशन को ले जा पाए हैं? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में क्या आप बढ़ा पाए हैं? 0.32% पिछली बार एलोकेशन था, इस वक्त 0.34% एलोकेशन है। रूरल डेवलपमेंट का एलोकेशन जो है आपने घटाया है। पिछली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो एलोकेशन था इस बार कमा है। नरेगा का जो एलोकेशन था इस बार कमा है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का जो एलोकेशन था इस बार कमा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पिछले बार जो पैसा था इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में भी घटा है। तो जो सोशल सेक्टर आपका है वो सोशल सेक्टर कहीं ना कहीं प्रभावित है। इसके बाद आपने रेवेन्यू फॉरगॉन कितना दिया है? 5,11,000 रेवेन्यू फॉरगॉन है।
उसमें इंडिविजुअल कॉर्पोरेट रेवेन्यू फॉरगॉन कितना दे रहे हैं? 80,000 करोड़ रुपया आप इंडिविजुअल रेवेन्यू फॉरगॉन दे रहे हैं। और इसको क्या कहते हैं? सोने का लूट कोयले पर छाप। किस पर आप टैक्स लगाएंगे? हेल्थ पर टैक्स लगा देंगे। कोई एक दिशा तो होना चाहिए। आप एलपीजी, केरोसिन और फर्टिलाइजर को सब्सिडी देने की बात करते हैं, फर्टिलाइजर को सब्सिडी देते हैं। क्या आपके पास ये डाटा है कि किसान जो खेती कर रहा है वो किसान है या उसने बटाईदारी पर किसी को दे दिया है? आप किसको फर्टिलाइजर की सब्सिडी देंगे? आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी इस बार कहा कि सब्सिडी हम घटा रहे हैं। कैसे सब्सिडी घटाइएगा? डीएपी का रेट पिछली बार 500 रुपया पर टन था, इस बार 580 रुपया पर टन है। आप ये समझिए कि यदि 580 रुपया पर आप डीएपी खरीद रहे हैं, मार्केट में कार्टेल है, उसको रोकने की प्रयास नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, तो कैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी खत्म हो जाएगा? फूड की सब्सिडी, फूड का इन्फ्लेशन यदि बढ़ रहा है, लोग यदि बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे फूड की सब्सिडी कम कर दीजिएगा और उसके बाद आप फूड सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं? तो आप कहीं न कहीं बजट को फज करने की कोशिश कर रहे हैं। एलपीजी का जहां तक सवाल है, एलपीजी कितने गरीब जो है वो गोईठा जलाते हैं, लकड़ी चलाते हैं, आपको पता है? आप जो ये गैस देने की बात करते हैं, आपके पास कितना गैस अवेलेबल है? किरासन तेल कितने लोग यूज कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आप तो किरासन तेल कोई यूज नहीं करता, अब तो सोलर यूज कर रहा है या गैस यूज कर रहा है, क्योंकि उसको ज्यादा लाइट चाहिए, नहीं तो बच्चों का आंख खराब हो जाता है। तो आप ब्राजील का, मैक्सिको का यदि पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते हैं तो क्या उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है? क्या उतना सिचुएशन हमारे पास है? इसके बाद आप 3 नए बिल की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर खोलने की बात करते हैं। आपने बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा है इंश्योरेंस सेक्टर कैसे खोलिएगा? 26 से 49 नहीं होगा, ये इस पार्लियामेंट का कमिटमेंट था। अभी 10 साल के बाद सभी कंपनियों को आईपीओ लाना है। आप कैसे लाएंगे? वो फिर से अपने स्टेक को बेचेंगे। एक अलग 2G स्कैम कहीं करने की बात तो आपके मन में नहीं है कि आप किसी जो प्राइवेट पार्टी जो इंश्योरेंस में है, और यदि सभी का वो कह रहे हैं कि रेड में है, 80,000 90,000 करोड़ रुपया आपको चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, तो आप उसको कैसे ला कर देंगे? बैंकिंग में बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हो पा रहा है? इसके बाद एयर इंडिया का सवाल है। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन था अनु टंडन जी का। एयर इंडिया के बारे में मेरा यह कहना है कि आप गोबर में घी डाल रहे हैं। आपने कभी बायलैटरल की बात देखी है कि बायलैटरल में कितना बड़ा करप्शन है? जब एयर इंडिया के पास 105 हवाई जहाज है, उसको चाहिए 12,000 एम्प्लॉय। समाप्त करिए। मैं और 5 मिनट बोलूंगा। 5 मिनट आप नहीं बोलेंगे, अब आप समाप्त करिए। 5 मिनट बोलूंगा। 12,000 जो है उसके एम्प्लॉय हैं। आपका समय समाप्त हो गया है, जल्दी से आखिरी 2-3। नहीं, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 105 एयरक्राफ्ट था, उसके लिए 12,000 एम्प्लॉय चाहिए। एयर इंडिया के पास 40,000 एम्प्लॉय है, उस 28,000 एम्प्लॉय का क्या करिएगा? बायलैटरल में हमने जिन जिन देशों को बेचा है, जिन देशों को एयरलाइंस ने अपना सीट बेच दिया है, उनका रेवेन्यू जो है 367% बढ़ा है। हमारा जो घाटा है, आज ही कहा कि जो बिल कंपनी जो है बिल नहीं चुका पा रही है, पेट्रोल का बिल नहीं चुका पा रही है। आपने क्या किया? 1200 करोड़ रुपया दे रहे हैं। इसके पहले 1200 करोड़ रुपया दिया, इसके पहले 800 करोड़ रुपया दिया। क्या इसके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपने कुछ किया है? या इतना बड़ा जो घाटा हो रहा है इसका कोई श्वेत पत्र जारी किया है? 18,000 करोड़ का जो बैंक से लोन ले रखा है एयर इंडिया ने, इसके बारे में आपने कुछ किया है? इसके बाद ब्लैक मनी का सवाल है। हसन अली, आज सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर क्वेश्चन कर रही है। हसन अली का किसी के साथ जो है अदनन खशोगी के साथ संबंध माना जाता है। 2006 में रेड हुआ था, आपने क्या किया इसके बारे में? FATF की रिपोर्ट है पेरिस की, उसके बारे में कहा जाता है कि ये सारी जो है ब्लैक मनी, नारकोटिक्स की मनी है, ड्रग्स की मनी है। इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसमें कि तहलका ने एक निकाला। तहलका की बात यदि सही है कि प्रबोध, रश्मि, चेतन और भाविन, ये मेहता जो है, ये इन चारों ने पैसा रखा हुआ है। इनको बेल्जियम सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो है 180 करोड़ की पेनल्टी डाली हुई है। वो ING व्यासा बैंक चलाते हैं, वो लीलावती बैंक चलाते हैं। आप उनको रोकने की क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपको पत्र लिखा था, उस पत्र के जवाब में आपने सेबी का लिखा। सेबी का मैंने एक पत्र दिया था, ये सेबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, रोज मैनिपुलेशन हो रहा है। मेरे पास जो है जून से लेके जनवरी तक का है, रोज मैनिपुलेशन हो रहा है।
ब्रोकर्स मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कंपनियां मैनिपुलेशन कर रही हैं। आपका रटा रटा एक जवाब आ जाता है कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। मेरा ये कहना है कि आपको इसके बारे में रोकने के लिए क्या सवाल है? आपने आयरन और एक्सपोर्ट जो है 20% बढ़ा दिया, लेकिन आप सिल्क इंडस्ट्री के बारे में चिंतित हैं। थैंक यू मैडम। इंडस्ट्री खत्म हो। अब स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब आप हाँ बस एक मिनट में समाप्त करिए जल्द। अच्छा 1 मिनट में कर लीजिए अब। मेरा ये कहना है कि नया बिल डीटीसी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, कंपनी लॉ आ रहा है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि गॉड का माइंड बदलना है, प्रार्थना इसलिए करते हैं कि गॉड हमारे माइंड को बदल दे। हमारे पास एक मौका है, इस मौका को आप करिए। मैं प्रणब मुखर्जी से यही आग्रह करूंगा कि वो भगवती के बहुत बड़े भक्त हैं और उनका जो एक लाइन है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसाथ हरे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। आप इस देश की जनता के सामने शरणागत होइए, उनके बारे में सोचिए, बीपीएल के बारे में सोचिए, बीपीएल को डायरेक्ट पैसा देने के बारे में सोचिए। जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको 4-5 पर कल्टीवेट कर दीजिए। 12वां प्लान आ रहा है, इतने बड़े लंबे चौड़े प्लान लाने की आवश्यकता नहीं है। देश के विकास के लिए हम और आप मिलकर काम करिए। कभी गोधरा की बात होगी तो हम भागलपुर की बात करेंगे, कभी आप कंधार की बात करेंगे तो हम मस्तगुल की बात करेंगे। इस तरह के वाद विवाद में नहीं पड़िए, इस देश को बनाने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू मैडम स्पीकर।